Hello and welcome to our discussion on MRP, Material Requirement Planning, MRP 1. Now last time when we left, we decided that we'll be making use of this very same example. So this is a product structure. Product structure क्यों है ये? क्योंकि मेरे को क्लियरली पता पड़ रहा है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आई नीड वन सिलेंडर, वन वाल्व असेंबली एंड टू हैंडल बार्स. देन आई नीड वन वाल्व एंड वन वाल्व हाउसिंग फॉर ईच असेंबली. जब एक असेंबली तैयार करते हैं तो फर्दर उसके लिए मेरे को ये चीज़ें चाहिए होती है. तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारे इनपुट्स क्या क्या थे लास्ट टाइम दैट वी टॉक्ड ऑफ, उनको यहीं पे लिख दें हम. व्हाट वर द वेरियस इनपुट्स? बॉम, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, एक इनपुट तो ये था. देन देयर वाज एमपीएस, देन देयर वाज ऑर्डर साइज, and then finally there was opening stock. बॉम्ब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से हमारे को क्या मिलने वाला था? एक तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला था, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, तो वो तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर तो मिल गया. उसके अलावा हमारे को मिलने वाला था लीड टाइम. लीड टाइम मतलब किसी चीज के आने में कितना टाइम लगने वाला है. तो अब ये सारे इनपुट्स भी हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए होंगे या फिर हम बॉम्ब्स की हेल्प से देखेंगे, बट एज अ स्टूडेंट हमारे को ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे. तो लेट अस गेट ऑन एंड सी कैसे ये इंफॉर्मेशन सारी दी गई है हमारे को क्या दिया गया है. We have a fire extinguisher, then there is cylinder, valve assembly, then there is handlebars, फिर हैं valves and valve housing. तो अल्टीमेटली ये सारे आइटम्स हम यूज करने वाले हैं. अब इसके लिए अगर हम लाइन बना दें तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा. लाइन स्ट्रेट है. नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर वन फायर एक्सटिंग्विशर आई नीड वन सिलेंडर, वन वाल्व असेंबली, टू हैंडल बार्स, वन वाल्व एंड वन. ये हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है. ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी हो गया जो हमने लास्ट टाइम बनाया था कि एक्स वाई जेड के लिए क्या आ रहा था 1:4:2. तो ये हमारा कि एक यूनिट के लिए कितनी कितनी यूनिट्स दूसरे की चाहिएगी. देन बॉम्ब से क्या आ रहा था? एक तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आ रहा था और एक चीज आ रही थी लीड टाइम. लीड टाइम क्या था? कितना टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस करने से. लास्ट टाइम वी सॉ कि 4 अक्टूबर को ऑर्डर प्लेस किया और 7 अक्टूबर को आया. इसका मतलब 3 days इट वाज टेकिंग. इस टाइम हमारे को जो लीड टाइम्स दिए गए हैं वो किस तरह के हैं? सिलेंडर इज 2, एवरीथिंग एल्स 1 वीक का हमारा लीड टाइम है. ठीक है. देन और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए होती है इनकी? यहां से जो इंफॉर्मेशन आनी थी वो आ गई. एमपीएस के बारे में बात करते हैं. ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कि जब भी आप सिलेंडर्स ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, तो कितने सिलेंडर्स एक टाइम में मंगवाते हैं, उसके बारे में भी टॉक कि वो ईओक्यू भी हो सकता है या सम अदर फिगर हो सकता है. तो हमारे लिए वो जो ऑर्डर है वो कितने का है? 300, 450. व्हाट पेन वी आर यूजिंग? 300, 450, 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स, 450. कि जब भी मैं सिलेंडर मंगाऊंगा तो मैं 450 सिलेंडर्स एक साथ मंगाऊंगा. ऑल दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. अभी हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू नहीं किया है, तो अभी जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ऑल दैट इज गिवन इन, ऑल दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चंस इटसेल्फ. और वॉल्व असेंबलीज जब भी हम मंगवाते हैं 400 मंगवाते हैं. वॉल्व असेंबलीज जब भी मंगाई जाती हैं 400. हैंडल बार्स जब भी मंगवाए जाते हैं 700 मंगवाए जाते हैं. वॉल्व्स एंड हाउसिंग्स, वॉल्व 350 एंड हाउसिंग 450.
तो ये क्या हो गया, ऑर्डर साइज। तो अब हर आइटम के लिए मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, लीड टाइम कितना है, ऑर्डर साइज कितना है। बॉम्ब से जो दो चीजें आनी थी वो मिल गई, ऑर्डर साइज कितना होगा ये हमारे को मिल गया। उसके अलावा हमारे को ओपनिंग स्टॉक भी चाहिएगा, तो उसका हमारे को दिया हुआ है ये रहा, स्टॉक ऑन हैंड। तो हमारे को स्टॉक ऑन हैंड भी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है, 150, 350। Let us say we are using this man, 150, 350. Valve assembly is 400. Then there are handlebars, 650. Then there are walls and housings. वॉल का है हमारे पास 150 का ओपनिंग स्टॉक। I'll just tell it, 150, 350. वॉल्व असेंबलीज का 325 है। अच्छा रहा हमने टैली कर लिया, वॉल्व असेंबलीज का 325। सो वी हैव 150, 350, 325, 150, 350, 650, ये हो गया। ऑर्डर क्वांटिटी है 300, 450, 400, 450 वॉल्व, 350 हाउसिंग, 450, 700, करेक्ट। लीड टाइम सिर्फ सिलेंडर का 2 वीक्स का है। दिस इज इंफॉर्मेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक्स भी आ गए। इसका मतलब हमारे जो इनपुट्स थे उनमें से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनपुट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। देन आई नीड एमपीएस। एमपीएस क्या था, इफ वी गो 2 लेक्चर्स बैक, एमपीएस क्या है, उस पूरी एग्रीगेट में से डिसएग्रीगेट करके एक प्रोडक्ट की डिमांड निकालना और उस डिमांड का शेड्यूल निकालना कि यस 70 यूनिट्स एक मंथ में चाहिए, बट वो 70 यूनिट्स कब कितनी चाहिए, दैट इज एमपीएस। तो एक एमपीएस और हमारे को गिवन होगा, वो एमपीएस यहां पर बना लेते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो वी नीड टू मैनेज आवर स्पेस वेरी केयरफुली। यहां पे मैं एमपीएस बना देता हूं। वो एमपीएस कहां दिया हुआ है हमारे को, ये रहा। वी हैव डिमांड्स फॉर 8 वीक्स। वहां पे हमारे पास डेट्स आई थी कि थर्ड को क्या चाहिए, फिफ्थ को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए, 7th को कितनी चाहिए, 27th को कितनी चाहिए, 30th को कितनी चाहिए। यहाँ पे वीक वाइज दी हुई किस तरह से दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 वीक्स का हमारे पास डिमांड पैटर्न है। एमपीएस 100-150, 100-150. Then we have 140, 200, 140, 140, 200, 140, and then there is dash and 300. एक बार फिर से टैली कर लेते हैं, 100, 150, 140, 200, 140, dash and 300. ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ये तो जस्ट हमारे रिकैप के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि क्या क्या इनपुट्स चाहिए। ये सारे इनपुट्स आ गए। वी हैव आवर एमपीएस ऑल्सो। बॉम्ब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ने क्या दिया, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ये रहा कि पर यूनिट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैंडल बार्स चाहिए, कितने वॉल्व्स। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, लीड टाइम्स, ये दोनों कहां से आते हैं, बॉम्ब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से। देन ऑर्डर साइज, ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक ऑन एंड एमपीएस से आ जाता है कब कितनी डिमांड हमारे को पड़ने वाली है। तो ये सारा इनपुट आपको ऑलरेडी गिवन है। वी नीड नॉट वरी कि इसमें से हमारे को ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये सब कुछ तो ऑलरेडी गिवन है। ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर ऑलरेडी गिवन। नाउ नेक्स्ट हम आगे जाकर के क्या करने वाले हैं, एक एमआरपी तैयार करने वाले हैं। विल गो अहेड एंड प्रिपेयर एमआरपी। और वो एमआरपी किस हिसाब से होगा, इस शेड्यूल के हिसाब से। तो लेट अस गो अहेड एंड प्रिपेयर अ टेबल, और उस टेबल के अंदर फिर हम एमआरपी की डिटेल्स डाल देंगे। वो टेबल मैं पहले इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वी हैव वेरी लेस स्पेस लेफ्ट।
एंड आई वुड विश कि हम पूरा MRP एक ही साथ बना सकें. तो मैं पहले वो टेबल बना लेता हूँ क्लीनली एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर न्यूमेरिकल. In fact, what I'll do is I'll take a screenshot of all this thing and we'll put it somewhere in the corner. क्योंकि बहुत बड़ी टेबल्स बनने वाली हैं, तो what I'll do is I'll remove this, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के मैं कॉर्नर में डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं. और अगर वो स्क्रीनशॉट छोटा है और दिख नहीं रहा है तो what you can do is you can join the टेलीग्राम चैनल, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है. प्रोडक्शन का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टेलीग्राम चैनल्स पड़े हुए हैं जो अपने ग्रुप के हैं, चैनल के हैं. अदरवाइज यू कैन ज्वाइन प्रोडक्शन वाला, उसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन पड़ा हुआ रहेगा. तो यू कैन पिक दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर और चैनल अपना लेक्चर अपन यहाँ देख सकते हैं. क्योंकि हमारे को खूब सारी टेबल्स बनानी है तो क्वेश्चन भी चाहिएगा. तो व्हाट आई विल डू इज इसका स्क्रीनशॉट लेके एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में फिट कर देंगे और उसको रिमूव करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे. और बाकी आपको अगर वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर वो ये क्वेश्चन पूरा पड़ा रहेगा इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट. फाइन. सो आई विल पुट दैट स्क्रीनशॉट ओवर देयर इन द चैनल ऑल्सो और यहाँ पर भी, एंड विल कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन ओवर हियर. सो हियर आर द टेबल्स that we'll be using for preparing our MRPs. MRPs for fire extinguisher, valves, handlebars, valve assemblies, valve housings, etc. Fine. So we have 6 different tables. You can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have 6 different tables for 6 items. Now if you remember in that question over there, we had 6 different components. We had a master order of fire extinguishers. Under the master order of fire extinguisher, there are cylinders, valves and handlebars. So fire extinguisher is 1, then 2, 3, 4 are cylinder, valve assemblies and fourth one is handlebars. Then under valve assemblies, we have valves and housings. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we'll be preparing 6 MRPs, an MRP for each of these. Fine. Now we have 6 different tables. तो 6 MRPs बनने वाली हैं. We'll leave all 5 MRPs aside. अभी हम पहले सिर्फ जो टॉप लेवल है उसके लिए बनाते हैं. और जो सबसे टॉप लेवल होता है, जो कि हमारे इस केस में कौन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, टॉप लेवल की जो डिमांड आती है वो कहां से आती है, MPS से. अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. अगर इस चार्ट को आप देखेंगे, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो यू कैन सी 3 लेवल्स. सबसे ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर है, सेकंड लेवल के ऊपर सब कुछ एक जैसा है, एक लेवल पे है. वो क्या है हमारा, सिलेंडर, वॉल्व असेंबलीज एंड हैंडलबार्स. तो फर्स्ट लेवल इज फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड लेवल इज सिलेंडर, वॉल्व असेंबलीज. आई विल जस्ट चेक, वॉल्व असेंबली ही कह रहे हैं ना हम उसको, हाँ, वॉल्व असेंबली एंड, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ रख लिया है. तो एट टॉप लेवल वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर. फिर सेकंड लेवल पे हमारे पास है सिलेंडर, वॉल्व असेंबली एंड हैंडलबार्स. थर्ड लेवल पे हमारे पास है वॉल्व एंड वॉल्व हाउसिंग. ठीक है ना. अब किसी भी लेवल को कौन ड्राइव करता है, उसकी प्रीसीडिंग लेवल. जैसे कि वॉल्व एंड वॉल्व असेंबली, वॉल्व एंड वॉल्व असेंबली को जब हम बनाएंगे तो उसके लिए डिमांड कहां से आएगी, उसके लिए डिमांड आएगी जो वॉल्व असेंबली की है. वॉल्व एंड वॉल्व हाउसिंग, सॉरी, वॉल्व एंड वॉल्व हाउसिंग जो है वो हमारी जो थर्ड लेवल आपको दिख रही होगी, वॉल्व एंड वॉल्व हाउसिंग. तो जब थर्ड लेवल का आप प्लान करेंगे तो थर्ड लेवल की डिमांड कौन सी होगी, जो सेकंड की है. सेकंड लेवल को जब आप प्लान करेंगे तो डिमांड कहां से आएगी, फर्स्ट लेवल से. सेकंड लेवल पे हमारे पास क्या है, सिलेंडर, वॉल्व असेंबली एंड हैंडलबार्स. इनके लिए डिमांड कहां से आने वाली है, फायर एक्सटिंग्विशर से. फायर एक्सटिंग्विशर को जब आप प्लान करेंगे तो इसके लिए डिमांड कहां से आएगी, इससे पहले तो कुछ है नहीं. इससे पहले क्या है, MPS. अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे क्लियर हो जाएगा. बस अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट कि जो हमारी टॉप मोस्ट लेवल है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वॉल्स, वॉल्व असेंबली, सिलेंडर्स आर नॉट माई प्रोडक्ट्स, दे आर माई रॉ मटेरियल. मेरा प्रोडक्ट क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर. और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कहां से आती है, मार्केट से. मार्केट से जो मेरी डिमांड आई है उसका एक एग्रीगेट डिमांड तैयार हुआ, उसका एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल तैयार हुआ, जो अभी यहां पे आपको दिख रहा है. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में हमारे पास क्या आया हुआ है, सबसे ऊपर MPS, वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 150, 140, 200, 140 एंड 300 की डिमांड आई हुई है. तो ये जो MPS है ये मेरी ड्राइविंग डिमांड है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए. और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो विल एडवांस विद आवर क्वेश्चन, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये क्वेश्चन आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आने लगेगा. तो हियर वी हैव MRP फॉर
फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले किसकी एमआरपी बन रही है? फायर एक्सटिंग्विशर की एमआरपी बन रही है। और उसके लिए सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? वीक। तो वी हैव वीक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे को इसका एमपीएस दिया हुआ है, तो वो बन जाएगा हमारा डिमांड। डिमांड ओपनिंग स्टॉक रिसिप्ट्स क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑर्डर्स। आई रीड देम आउट फॉर यू। अगर ये दिख नहीं रहे हैं बहुत क्लियरली, क्योंकि बहुत सारा लिखना है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। अगेन 1080 पे देख लीजिए, बड़े स्क्रीन पे देख लीजिए, इजीली रीडेबल होगा। एमआरपी फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, टेबल का फॉर्मेट क्या है? वी हैव वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर क्या है? डिमांड, ओपनिंग स्टॉक, रिसिप्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऑर्डर्स। कि किसी भी चीज की डिमांड कितनी है। ओपनिंग स्टॉक, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक पीछे से हम कैरी कर रहे हैं कि प्रीवियस पीरियड का, प्रीवियस वीक का, जैसे ये वीक्स हैं, वीक 1 2 3 4, वीक 4 में आते टाइम अगर वीक 3 का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो वीक 4 के अंदर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है सेकंड वीक का, वो थर्ड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जो फिफ्थ पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है वो सिक्स्थ पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो रिपल इफेक्ट के अंदर चलते जाएंगे। तो वी हैव क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। देन रिसिप्ट्स, जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि कब रिक्वायरमेंट आ रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एमपीएस को देख रहे हैं तो अपने पास रिक्वायरमेंट्स कैसी कैसी आने वाली है? 100, 150, 140, 200 की रिक्वायरमेंट्स आने वाली है। तो जब आपको पता है कि रिक्वायरमेंट आने वाली है तो आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे फायर एक्सटिंग्विशर बन सके। तो वेन एवर यू विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, किसी को कहा कि लाइए 400 यूनिट्स भेजिए, तो वो 400 जब रिसिप्ट होंगी तो यहाँ आ जाएंगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस टेबल। हाँ, अलग अलग कलर्स में इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे कि अपने पास अब यहाँ लाइन्स ज़्यादा बनाने की जगह नहीं है, अदरवाइज बहुत क्राउडेड हो जाएगा, रीडेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए अलग अलग कलर्स हो जाएंगे तो शायद इंटेलिजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रोसेस। डिमांड्स, डिमांड्स कहाँ से आती है आपके पास? एमपीएस से। एमपीएस वो रहा आपके लिए। एमपीएस क्या कह रहा है? फर्स्ट वीक में फायर एक्सटिंग्विशर, एमपीएस ओनली अफेक्ट्स द टॉप मोस्ट। जो टॉप मोस्ट है वो सेकंड लेवल को अफेक्ट करेगा, जो सेकंड लेवल है वो थर्ड को अफेक्ट करेगा। तो अभी तो हम सबसे ऊपर की लेवल पे, अगेन उसको अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास 3 लेवल्स है। फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड लेवल के अंदर वी हैव सिलेंडर, असेंबली एंड हैंडल बार्स, थर्ड लेवल के अंदर वी हैव वॉल्स एंड हाउसिंग्स। फाइन। तो सबसे ऊपर को तो कौन ड्राइव करता है? एमपीएस। और एमपीएस ने हमारे को क्या सजेस्ट किया? कितनी कितनी डिमांड आने वाली है? 100, 150, 140। 100, 150, 140, इधर कुछ नहीं है। देन देयर विल बी 200, 140, 200, 140, dash and 300, dash and 300. Because we are talking of fire extinguisher, who will be driving me? MPS. मार्केट से ऑर्डर आया है कि इतने फायर एक्सटिंग्विशर्स दीजिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए डिमांड बन गई जो एमपीएस आया। फाइन। अब नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। अगर आप वहीं से देखें, मेरे पास तो वहां दिखता नहीं है, मैंने तो ये आपके लिए डाला है। तो हमारे को ओपनिंग स्टॉक वहां पे कितना दिया हुआ है? फायर एक्सटिंग्विशर का ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन हैंड, वो लास्ट वाला कॉलम जो है उसके अंदर क्या है? स्टॉक ऑन हैंड 150, 350, 325 एंड सो ऑन। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का स्टॉक ऑन हैंड कितना है हमारे पास? 150। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है? 150 का है। ठीक है। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स तो कुछ होंगी नहीं क्योंकि मैंने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो रिसिप्ट्स तो कुछ होने वाली नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक कितना रहने वाला है? लेट मी अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो और फिर हम आगे चलते हैं। द सिनेरियो इज ओपनिंग स्टॉक 150 का है, 100 की डिमांड है, रिसिप्ट्स तो कुछ होने वाली नहीं है।
जब हमने ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया तो रिसिप्ट्स कहां से आएंगी? क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 150 का ओपनिंग स्टॉक, डिमांड थी 100 की, आपने सप्लाई कर दिया, तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बन जाएगा? ये पहली टेबल है, इसको बहुत अच्छे से हम समझ लें तो आगे वाली टेबल्स बड़ी स्मूथली रन होंगी। 100 की डिमांड थी, 150 का ओपनिंग स्टॉक था, कोई नई रिसिप्ट्स नहीं हुई, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 150 में से 100 सप्लाई हो गया, 50 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने हैं क्या? अभी तो मुझे नहीं पता, ऑर्डर्स वाला कॉलम हम एक बार छोड़ देते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो विल प्लेस दोज ऑर्डर्स। चलिए आगे चलते हैं। अब जब आपने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 50 का बना दिया है तो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 50 का होगा। कुछ डिमांड है क्या? कुछ डिमांड नहीं है। कुछ डिमांड नहीं है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? 150 था, 100 की डिमांड आ गई, हमने सप्लाई कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 50 का हो गया। जब हमने ये 50 का सप्लाई कर दिया, 50 का क्लोजिंग कर दिया, तो ओपनिंग कितने का बन गया? 50 का बन गया। ये 50 हमने, अब यहां कोई डिमांड तो है नहीं सेकेंड वीक के अंदर, तो ये जो 50 का ओपनिंग था वापस से यही आगे जाकर के क्या बन गया? हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बन गया। नो इश्यूज। अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले पीरियड में फिर से जाकर के क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जो यहां क्लोजिंग था वो आगे ओपनिंग बना, क्लोजिंग था वो ओपनिंग बना। अब हमारे पास 50 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन डिमांड कितने की है? 150 की है, तो मैं कैसे सप्लाई करूं? इसका मतलब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर जब मैं प्लेस करने जाता हूं तो आई सी दैट हमारा लीड टाइम कितना है फायर एक्सटिंग्विशर का? 1 वीक। फायर एक्सटिंग्विशर का लीड टाइम है 1 वीक का। तो जब आपका 1 वीक का लीड टाइम है तो इसका मतलब एक हफ्ता पहले अगर ऑर्डर किया होता तो आज मेरे पास सामान आता। 50 का ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास 50 पड़ी है, 150 सप्लाई करना है। कैसे सप्लाई करूं? मेरे पास तो नहीं है। इसका मतलब मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर कब करना पड़ेगा? 1 वीक लगता है आने में। तो अगर 3rd वीक में आपकी रिक्वायरमेंट है तो ऑर्डर कब करेंगे हम? 2nd वीक में, क्योंकि 1 वीक लग जाता है। और ऑर्डर कितने का करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का ऑर्डर साइज कितना है हमारा? 300 का। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक 300 का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये 300 का ऑर्डर प्लेस करने से क्या होगा? 1 वीक में आ जाएगा। तो 300 का जो आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ये रिसिप्ट्स में आ जाएगा। यहां पे 300 की रिसिप्ट हो गई। नाउ अंडरस्टैंड, 150 का ओपनिंग था, 100 की डिमांड थी, मैंने सप्लाई कर दिया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन गया 50 का। ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये आगे जाकर के ओपनिंग स्टॉक बन गया। कुछ भी डिमांड नहीं थी तो वापस 50 पे ही मैंने क्लोज कर दिया। जब 50 पे क्लोज किया तो नेक्स्ट वीक में क्या हो गया? 50 का ओपनिंग बन गया। अब इस वीक जब 50 का ओपनिंग बना तो मेरे को पता पड़ा डिमांड तो 150 की है, विच आई कैन नॉट सप्लाई। तो मैंने फिर एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर कितने का प्लेस होता है? वहां से हमारे को दिख रहा है कि ऑर्डर जब भी हम प्लेस करते हैं वो कितने का होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का ऑर्डर साइज देखिए 300 का। तो 300 का एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लीड टाइम इज 1 वीक। इसका मतलब एक हफ्ता पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, तब वो माल आता है। तो एक हफ्ता पहले, तो व्हेन यू नीड 300 यूनिट्स इन 3rd वीक, मैंने 2nd वीक में जाकर के क्या किया? 300 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब ये 300 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया तो रिसिप्ट्स आ गई मेरे पास। हाँ, यहां पे कोई रिसिप्ट्स नहीं है क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो आई कैन कैंसिल इट। तो अब जब 300 का मेरे पास रिसिप्ट हो गई, 50 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो बहुत ध्यान से इसको देखो और समझो कि 300 की रिसिप्ट्स हो गई मेरे पास, 50 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो मेरे पास टोटल माल कितना हो गया? 350 यूनिट्स। उस 350 में से 150 सप्लाई कर देंगे क्योंकि डिमांड है। तो 350 में से 150 सप्लाई हो गया। 350 क्यों? क्योंकि 50 का ओपनिंग था, 300 का मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया। तो हाँ, 300 क्यों किया? क्योंकि वो ऑर्डर साइज ऐसा है। हो सकता है EOQ हो सकता है कंपनी पॉलिसी हो, ऑर्डर हम 300 का ही प्लेस करते हैं। तो ये 350 में से 150 सप्लाई कर दिया। तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या बनने वाला है? अब आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 200 का। इज दैट फाइन? क्लोजिंग स्टॉक बन गया मेरा 200 का, क्योंकि 350 में से 150 सप्लाई कर दी, 200 का क्लोजिंग हो गया। जो आज क्लोजिंग हुआ है वो ही कल ओपनिंग बनने वाला है। तो इसका मतलब यहां पे ओपनिंग कितना होने वाला है? 200 का ओपनिंग होने वाला है। 200 में से मैं 140 सप्लाई कर दूंगा तो मेरा इस पीरियड का क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 200 में से 140 सप्लाई कर दिया तो क्लोजिंग 60 हो जाएगा। ये 60 जो क्लोजिंग हुआ ये अगले वीक में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर से हम फंस गए,
60 है लेकिन 200 सप्लाई करना है, तो इसका मतलब और सामान चाहिए। तो और सामान मंगाने का मतलब क्या है कि एक ऑर्डर प्लेस किया जाए। ऑर्डर कितने का प्लेस करते हैं हम हमेशा? 300 का। 1 वीक का लीड टाइम है, यहां पे जरूरत है, इसका मतलब यहां पे रिसिप्ट चाहिए 300 की, यहां रिसिप्ट चाहिए, तो इसका मतलब 1 वीक पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कितने का? 300 का। तो 300 का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो कि रिसिप्ट्स आ गई। तो अब टोटल कितना हो गया मेरे पास? 360 हो गया। उस 360 में से 200 को सप्लाई कर दिया मैंने, तो क्लोजिंग कितना बन गया? 160। 300 प्लस 60 360, 200 सप्लाई कर दिया, बच गया हमारे पास 160। ये 160 जो यहां क्लोजिंग है वो नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। 160 का ओपनिंग स्टॉक है, 140 की डिमांड है, सप्लाई कर दो। मेरे पास 160 पड़ा है, मांग तो 140 रहे हैं, वो दे दो। क्लोजिंग कितना बन जाएगा हमारा? 20 का क्लोजिंग बन जाएगा। आज 20 का क्लोजिंग बना है, तो कल वो 20 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। जब कोई नई डिमांड नहीं है तो फिर से 20 का ही क्लोजिंग बनेगा, जो जिससे ओपन किया उसी से क्लोज करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई डिमांड नहीं है। जब यहां 20 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है? 20 का ओपनिंग स्टॉक होने वाला है। अब वापस से कैच आ गया कि मेरे पास 20 है लेकिन सप्लाई 300 करने हैं, तो फिर ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर कब प्लेस किया जाता है? प्रीवियस पीरियड में किया जाता है। इसका मतलब यहां चाहिए आपको 300 यूनिट्स, तो आपको यहां एक ऑर्डर लगाना चाहिए 300 का। ये जब ऑर्डर आप लगाओगे तो यहां पे आपको 300 की रिसिप्ट हो जाएगी। ये देखो 300 का ऑर्डर, नेक्स्ट वीक रिसिप्ट, क्योंकि 1 वीक का लीड टाइम है। 300 का ऑर्डर नेक्स्ट वीक। हाँ, मेरे को पहले से नहीं पता होता कब ऑर्डर करना है, मेरे को जब जरूरत पड़ती है तो मैं प्रीवियस ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, क्योंकि ये तो प्लान है ना। तो प्लान में मेरे को पता पड़ गया कि आई विल बी नीडिंग यूनिट्स इन 5th पीरियड, मैंने प्लान कर लिया कि 4th पीरियड में ऑर्डर लगाएंगे। 300 का हो गया। टोटल कितना हो गया? 320। तो क्लोजिंग का कितना हो गया हमारा? 20। अब हम ये जो ब्लैंक रह गई है इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर एमआरपी फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। अगर ये यहां पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने को रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पहली एमआरपी थी। अभी जब हम रिमेनिंग एमआरपीज बनाएंगे तो आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, इसका फ्लो कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे शुरू से, अभी तो क्या है कंसेप्ट सीख रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो हमारे को कंसेप्ट समझ में आया हुआ होगा और उस पर हम क्वेश्चन को बिल्ड कर देंगे। इन एनी केस आई अस्यूम कि ये काफी क्लियर है कि हमारी डिमांड्स क्या थी? 100, 150, 140, 200 एंड सो ऑन। ओपनिंग स्टॉक्स जो यहां क्लोजिंग था वो नेक्स्ट में ओपनिंग बनता चला गया, तो इतना भी हमारे को क्लियर हो गया। ऑर्डर्स, अब यहां पे एक जो पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि ये टॉप लेवल थी, फायर एक्सटिंग्विशर वाज एट टॉप लेवल। इसको किसने ड्राइव किया? एमपीएस ने, मार्केट डिमांड ने। ये रही डिमांड्स। लेकिन जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल जिसमें क्या है हमारे पास? सिलेंडर, वॉल्व असेंबली और हैंडल बार्स, उसको कौन ड्राइव करेगा? क्योंकि मार्केट में कोई जना हैंडल बार्स नहीं मांग रहा है, मार्केट में तो फायर एक्सटिंग्विशर मांगा जा रहा है। तो मैं क्या डिसाइड किया कि ऑर्डर्स, ठीक है, 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स यहां ऑर्डर करने हैं, 300 यहां करने हैं, 300 यहां करने हैं। ये किसको ऑर्डर कर रहा हूं? मैं अपनी ही फैक्ट्री को ऑर्डर कर रहा हूं, मैं अपने ही डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं। सेकंड पीरियड में अपने डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि लाओ 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाओ, तो वो बनाएंगे, तो मैं 150, 140 सप्लाई कर दूंगा। फिर मैं उनको ऑर्डर करूंगा 300 बनाओ, 300 बनाओ। अब मैं तो अपनी फैक्ट्री को क्या बोल रहा हूं कि 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाओ, लेकिन वो जो मेरा डिपार्टमेंट है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाता है, वो फर्दर सिलेंडर वाले डिपार्टमेंट को, हैंडल बार वाले डिपार्टमेंट को क्या कहेगा कि मेरे को 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, इसका मतलब 600 हैंडल बार्स दो मुझे। 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, 600 हैंडल बार्स दो। तो इसका मतलब एमपीएस से जो नीचे की लेवल्स है उनको कोई मतलब नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर कहां देखता है? बाहर देखता है। कहां बेच सकता हूं मैं? यहां बेच सकता है। हैंडल बार वाला जो सप्लायर है वो हैंडल बार मार्केट में नहीं बिकते। हैंडल बार वाला किसको बेचेगा? फायर एक्सटिंग्विशर वाले को बेचेगा। तो हैंडल बार वाला किसको देखता है? फायर एक्सटिंग्विशर की डिमांड कहां है? 300 की डिमांड्स रेज की गई हैं, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को बनाने के लिए हैंडल बार्स बनाए जाएंगे। तो वो अब अपना क्लियर हो जाएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे। फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं ये सारी डिटेल्स पहले एक बार यहां पे लिख देता हूं एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। सो हियर आई हैव अपडेटेड ऑल दीज टेबल्स, जिससे कि हमारा इसमें टाइम नहीं लगे। तो एज वी वर सीइंग कि यहां पे 6 टेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6,
और अगर हम वहाँ पे देखें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को तो उसमें भी हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। आई नीड टू प्लान एट 6 एलिमेंट लेवल, कि एक फायर एक्सटिंग्विशर के लेवल पे प्लान करना है, उसका MRP ये रहा। फिर उसके नीचे जो लेवल्स हैं वो कौन कौन सी है, सिलेंडर्स, हैंडल बार्स एंड वॉल्व असेंबलीज। तो ये जो सेकंड लेवल है उसके लिए प्लान करना है। फिर उस सेकंड लेवल के नीचे थर्ड लेवल है, वॉल्स एंड हाउसिंग्स, उसके लिए प्लान करना है। एक बात फिर से, जो टॉप मोस्ट लेवल होती है, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, उसको कौन ड्राइव करता है, बाहर के मार्केट की डिमांड। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग दीज पेन्स, तो इस पेन की डिमांड को कौन ड्राइव करता है, मार्केट में डिमांड है या नहीं। मार्केट जब मांगेगा कि मेरे को 100, 150, 140, 200, 140, 300 चाहिए, तो मैं ये पेन्स बना दूंगा। तो इसका मतलब पेन की डिमांड को या पेन की प्लानिंग को तो कौन ड्राइव कर रहा है, मार्केट डिमांड। लेकिन इस कैप को मार्केट डिमांड नहीं मांगती। इस कैप की कब जरूरत पड़ेगी, जब ये पेन मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। ये पेन कब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स इन सेकेंड वीक का एक ऑर्डर है, 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स इन 4th वीक, 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स इन 7th वीक। तो इस तरह से हमारे ऑर्डर्स हैं, तो इनकी डिमांड्स भी इस तरह से चलने वाली है। फाइन, तो ये हमारे पास यहां पे आ गया। अब जैसा पहले भी कहा गया था कि फर्स्ट लेवल को तो ड्राइव करता है मार्केट डिमांड, दैट इज MPS, लेकिन सेकंड लेवल को कौन ड्राइव करता है, फर्स्ट लेवल की डिमांड। मतलब हर एक लेवल को कौन सी डिमांड ड्राइव करती है, उसकी प्रीसीडिंग डिमांड। फायर एक्सटिंग्विशर से पीछे कौन था, मार्केट। लेकिन जो सेकंड लेवल है दैट इज सिलेंडर, हैंडल बार एंड वॉल्व असेंबली से पहले कौन है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो इन सब के लिए डिमांड्स कहां से आएगी, ये जब आपने ऑर्डर्स प्लेस किए, फायर एक्सटिंग्विशर का ऑर्डर, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो वो मेरे लिए क्या बनी, डिमांड। कस्टमर ने कहा कि आई नीड अ पेन, तो मेरे लिए वो डिमांड बन गई कि मेरे को एक पेन बनाना है। तो वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो वो इनके लिए क्या बन गई, डिमांड। इमेजिन इट कि मैं एक रिटेलर हूं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स बना कर बेच रहा है। अब जैसे ही मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स के इतने इतने ऑर्डर आए, तो मैंने इतनी इतनी डिमांड स्टैब्लिश कर दी कि लाओ मेरे को इतने फायर एक्सटिंग्विशर्स दो जिससे मैं बाहर बेच सकूं। जैसे ही मैंने ये डिमांड सेटअप की, तो सिलेंडर, हैंडल बार, जो भी जने ये लोग बनाते हैं, उनको तो अब पता पड़ा ना कि डिमांड क्या है। उनको क्या पता पड़ा कि सेकंड वीक, 4th वीक और 7th वीक में 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए। तो अब वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो आइडिया इज, इनको कौन ड्राइव करता है, क्योंकि ये सेकंड लेवल है। यहां पे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए व्हाट आई विल राइट इज, दिस इज फर्स्ट लेवल, टॉप मोस्ट लेवल है, और ये तीनों आइटम क्या है, सेकंड लेवल के हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिख रहे हैं कि भाई ये सेकंड लेवल के आइटम्स हैं। तो इनको ड्राइव कौन करेगा, फर्स्ट लेवल की ऑर्डर्स। इसको कौन ड्राइव कर रहा था, MPS। इन सब को, सेकंड लेवल को कौन ड्राइव करेगा, यहां के ऑर्डर्स। और अब ये क्या आ गई हमारे पास, थर्ड लेवल। फाइन, तो इस तरह से हमारा ये चलेगा। नाउ सेकंड लेवल को कौन ड्राइव कर रहा है, फर्स्ट लेवल के ऑर्डर्स। फर्स्ट लेवल के ऑर्डर्स क्या है, 300, 300, 300। इसका मतलब हमारे सिलेंडर्स के लिए डिमांड क्या बन गई, सेकंड पीरियड में 300, 4th पीरियड में 300, 7th पीरियड में सिलेंडर्स के लिए ये बन गई। हैंडल बार्स के लिए डिमांड क्या बन गई, 300, 300। एक बात का ध्यान रखना कि एक फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आई नीड 2 हैंडल बार्स। इसका मतलब जब 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑर्डर आया है, तो हैंडल बार्स 300 नहीं चाहिए, हैंडल बार्स चाहिए 600, क्योंकि एक एक्सटिंग्विशर में 2 हैंडल बार्स लगते हैं। तो यहां पे क्या मैं इनको सबको करेक्ट कर सकता हूं कि यस, डिमांड तो 300 की आई है, बट एक एक्सटिंग्विशर में 2 हैंडल बार लगते हैं। इसका मतलब हैंडल बार वाले के लिए डिमांड 300 की नहीं आई है, हैंडल बार की डिमांड तो कितनी की आई है, इमेजिन इट इन दिस वे, 2 पेन की डिमांड आई है, 2 पेन की डिमांड आई है। लेकिन इसमें जो इंक जाती है वो कितनी जाती है, लेट अस से 35 ml इंक जाती है एक पेन में। तो इसका मतलब डिमांड तो 2 पेन की आई है, लेकिन इंक की डिमांड कितनी आई है, 70 ml की आई है। 300 की डिमांड फायर एक्सटिंग्विशर की आई होगी, लेकिन हैंडल बार की कितनी आई है, 600। 2 पेन की डिमांड आई होगी, लेकिन इंक की डिमांड कितनी आ सकती है, 70, क्योंकि वो हमारे वहां पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्प्लेड है। क्या डिस्प्लेड है कि फॉर ईच फायर एक्सटिंग्विशर आई नीड 1 सिलेंडर, इसलिए
300 फायर एक्सटिंग्विशर के लिए 300 सिलेंडर, 300 फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन फॉर ईच फायर एक्सटिंग्विशर आई नीड 2 हैंडल बार्स, तो इसका मतलब एक फायर एक्सटिंग्विशर के लिए 600 हैंडल बार्स, 6। जब 300 चाहिए हमारे को क्या आ गया, 600 की डिमांड आ गई। इसी तरह से अगर मैं वॉल्व असेंबलीज के लिए करूं तो कितनी हो जाएगी, डैश 300 डैश 300 डैश डैश, एग्जैक्टली यही डिमांड सबके लिए। जो मैंने ऑर्डर्स प्लेस किए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, जो टॉप लेवल के ऑर्डर्स हैं, जो मार्केट के ऑर्डर्स थे, वो टॉप लेवल के लिए डिमांड बने। ऑर्डर्स ही तो थे। अगर एमपीएस वो पड़ा हमारे पास फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और फिर वहां पे डिमांड्स, तो जो मार्केट के ऑर्डर्स थे वो मेरे लिए डिमांड बने। जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ऑर्डर हैं वो इन सब के लिए डिमांड बन गए, डिपेंडिंग ऑन कितना कितना चाहिए। ये एक चाहिए तो 300 बना, एक के लिए 2 हैंडल बार्स चाहिए तो 600 बन गया। आर वी क्लियर विद दिस? सेकंड लेवल पूरी हो गई हमारे लिए। अब सेकंड लेवल पे भी अगर हम ये वाले ऑपरेशंस करने शुरू कर दें तो विल बी थ्रू विद इट। क्या है हमारे ऑपरेशंस? एक तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, सिलेंडर्स का ओपनिंग स्टॉक क्या है। सिलेंडर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को 450, तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ जिससे मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। आपको तो वहाँ दिख रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो सिलेंडर का ओपनिंग स्टॉक तो है 450, और हैंडल बार्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नहीं सिलेंडर का ओपनिंग स्टॉक 450 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक तो 350 है। ऑर्डर जब भी होता है वो 450 का होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार छोटा सा 450 लिख लेता हूँ खुद के रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको तो यहाँ दिख रहा है, मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा बार बार, तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। 350 का ओपनिंग स्टॉक है, ऑर्डर जब भी करूंगा 450 का करूंगा। व्हाट हैपेंस विद हैंडल बार्स? हैंडल बार्स का अगर हम देखते हैं तो 650 का ओपनिंग स्टॉक है, 650 का ओपनिंग स्टॉक है, और जब भी ऑर्डर किया जाता है हैंडल बार्स का, वो कितने का किया जाता है? 700 का। इसी तरह से वॉल्व असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो 325 का ओपनिंग स्टॉक है, और ऑर्डर जब भी प्लेस किया जाता है वॉल्व असेंबली का वो होता है 400 का। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सिर्फ मेरी रेफरेंस के लिए हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम अपनी कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। ये वाला समझ में आया नहीं आया, फॉरगेट इट फॉर अ मिनट। यहां देखते हैं हम क्या हो रहा है। 350 का ओपनिंग स्टॉक है, 350 का ओपनिंग स्टॉक है, कुछ भी डिमांड नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 350 का ही बनेगा। अब जब यहां 350 का क्लोजिंग हुआ है तो अगले में ओपनिंग कितना बनेगा? 350। 350 में से 300 आपको सप्लाई करना है क्योंकि डिमांड है, तो आपके पास बचेगा कितना? 50। जब यहां क्लोजिंग 50 है तो नेक्स्ट ओपनिंग कितना बनेगा? 50। जब आज कुछ डिमांड ही नहीं है तो ये पूरा 50 हमारे पास क्या बन जाएगा? वापस से क्लोजिंग बन जाएगा। जब यहां 50 क्लोजिंग बना है तो नेक्स्ट में ओपनिंग क्या बनने वाला है? 50। अब एक प्रॉब्लम आई कि 50 मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड है 300 की। लास्ट टाइम 300 की डिमांड आई तो आई वाज हैविंग 350 क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वहां पे आपके सामने। लेकिन इस बार मेरे पास 50 और डिमांड 300 की है, तो व्हाट डू आई डू? मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं। ऑर्डर कहां प्लेस होएगा? 450 का ऑर्डर प्लेस होता है। इसका मतलब आई विश कि मेरे पास 450 आज आ जाए, 450 आज आ जाए, ये 450 रिसिप्ट में आ जाए। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? एक ऑर्डर प्लेस करना होगा। उसके लिए मेरे को चेक करना होगा कि सिलेंडर का लीड टाइम कितना है। सिलेंडर का अगर आप देखो तो यहां पे लीड टाइम कितना है? 2 वीक्स का है। इसका मतलब सिलेंडर आज आपको 450 चाहिए, ये तो मेरे को पता पड़ गया कि मेरे पास 50 थे, 300 की सप्लाई मैं नहीं कर सकता, आई नीड सम रिसिप्ट्स, कुछ माल चाहिए मुझे। लीड टाइम 2 इज इंडिकेटिंग कि 2 हफ्ते पहले। यहां पे क्या हुआ? 300 की रिसिप्ट के लिए मैंने 1 वीक पहले ऑर्डर किया। यहां 450 का लीड टाइम इज गिवन एज 2 वीक्स। सिलेंडर में 2 वीक लग जाते हैं आने में, तो 1 वीक 2 वीक, इसका मतलब अंडरस्टैंड, यहां 300 था और लीड टाइम 1 वीक था। इसका मतलब 1 वीक पहले आप ऑर्डर कर दो तो माल आ जाएगा, यहां से आ गया। बट इन दिस केस 2 वीक पहले ऑर्डर करना होगा। नो इश्यूज, हमने 2 वीक पहले ऑर्डर कर दिया, रिसिप्ट हो गई। 450 प्लस 50 कितना हो गया? 500। 500 में से 300 सप्लाई कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 200। आज 200 क्लोजिंग है तो कल ओपनिंग विल बी 200। कुछ भी सप्लाई नहीं किया तो क्लोजिंग विल बी 200। फिर से आगे जाकर के ओपनिंग हो जाएगा 200 क्योंकि ये क्लोजिंग है। कोई डिमांड नहीं है
तो जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग बन गया। जो क्लोजिंग है वो कल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। फिर से अब प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास 200 है और जबकि डिमांड 300 की है। तो कोई बात नहीं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, 450 की रिसिप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये 450 की रिसिप्ट यहां चाहिए तो 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 2 वीक इन एडवांस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हम इन सबको अपडेट कर सकते हैं। अब 450 एंड 200 650 हो गई, उसमें से 300 सप्लाई कर दी, तो क्लोजिंग कितना हो गया 350। आज 350 क्लोजिंग है तो कल ओपनिंग कितना होगा 350। कुछ भी नई डिमांड नहीं है तो योर क्लोजिंग विल बी 350। अब यहां पे तो कोई नए ऑर्डर्स गए नहीं है तो आई कैन कंप्लीट दिस टेबल। आई अज्यूम इस बार हमारे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी जितनी प्रॉब्लम्स हमारे को पहली टेबल समझने में आ रही थी। बस इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे विद दी ओनली डिफरेंस कि यहां पे 600 हो गया। जो 300 फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए तो एक फायर एक्सटिंग्विशर में 2 हैंडल बार्स लगते हैं, तो इट मेक्स इट 600। अब मेरे को पता है 650 का ओपनिंग है, कैन आई रन थ्रू इट। 650 का ओपनिंग है, नो डिमांड, 650 का क्लोजिंग। 650 का क्लोजिंग है तो कल क्या हो गया 650 का ओपनिंग। 650 के ओपनिंग में से 600 आपने सप्लाई कर दिया, क्लोजिंग कितना हो गया 50। आज का क्लोजिंग बिकम्स टुमारोज ओपनिंग स्टॉक। कुछ भी नई डिमांड नहीं है तो क्लोजिंग कितना होगा 50। यही 50 कल ओपनिंग बन जाएगा। अब वापस से हम फंस गए कि 50 मेरे पास है लेकिन डिमांड 600 की है, नो इश्यूज, 700 की रिसिप्ट मंगा लेते हैं। 700 की रिसिप्ट आप मंगा सको इसके लिए आपको एक ऑर्डर भी प्लेस करना होगा, एंड इफ यू चेक लीड टाइम कितना है 1 वीक का है, तो 1 हफ्ता पहले आपको 700 का एक ऑर्डर भी प्लेस करना होगा। इफ यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 700 आपको यहां पे रिसिप्ट मिल जाएगी। टोटल कितना हो गया मेरे पास 750। उस 750 में से 600 सप्लाई कर दो, बचा क्या आपके पास 150। ये 150 का जो क्लोजिंग है कल क्या हो जाएगा, ये 150 का ओपनिंग, नो फर्दर डिमांड, 150 का ही क्लोजिंग हो जाएगा, 150 का ही ओपनिंग हो जाएगा, 150 का ही क्लोजिंग हो जाएगा, 150 का ही ओपनिंग हो जाएगा। अब फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास 150 है जबकि डिमांड 600 की है, नो इश्यूज। हमारा ऑर्डर साइज है 700 का, मैं एक रिसिप्ट ले लेता हूं 700 की। इस 700 की रिसिप्ट को ले सकूं इसके लिए मेरे को पास्ट में जाकर के एक ऑर्डर करना होगा। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं 7th वीक में आ गया हूं और टाइम मशीन से 6th में गया हूं। ये तो क्या है, एमआरपी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, ये प्लान है। प्लान में मेरे को पता पड़ा कि 7th वीक में डिमांड आने वाली है, तो मैंने उस प्लान में 6th वीक में क्या कर दिया, एक ऑर्डर प्लेस करवा दिया। नाउ यू हैव 850, उसमें से 200 आपने सप्लाई कर दिया, तो बचा क्या आपके पास 250 का क्लोजिंग, 250 का ओपनिंग, कोई नई डिमांड नहीं है तो 250 का क्लोजिंग। अब बचे हुए जो खाली सेल्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं कि यहां कोई रिसिप्ट्स नहीं हो रही है, 700 की एक रिसिप्ट, और उन 700 की रिसिप्ट्स के लिए हमने नए ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। तो अब अगर कोई जना मेरे से पूछता है कि आपने ये सब एक्सरसाइज की, इतनी कैलकुलेशंस की, उसका आउटपुट क्या है, व्हाट इज एमआरपी, दिस इज एमआरपी। ये जो ऑर्डर्स हम प्लेस कर रहे हैं दिस इज एमआरपी। ये सब मेरी कैलकुलेशन है, ये सब मेरे समझने के लिए। अल्टीमेटली एमआरपी क्या है, दिस इज एमआरपी। अब मेरे को पता पड़ गया कि इतना मैं सप्लाई कर पाऊं, एमपीएस तो यही है ना, इतना मैं सप्लाई कर पाऊं, इसके लिए मेरे को भी तो कहीं से माल लाना पड़ता है। मेरे को 300 3 बार मंगवाना पड़ेगा इन पीरियड 2, 4 एंड 7। ये हो सके इसके लिए मेरे को 2 450 के सिलेंडर्स के ऑर्डर देने हैं, 2 700 के हैंडल बार्स के ऑर्डर देने हैं। इसी तरह से एमआरपी फॉर वाल्व असेंबली। आई वुड सजेस्ट आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करें और अपनी कॉपी के अंदर ये सब भी बनाएं और वाल्व असेंबली का अपने आप बना करके देखें क्या बन रहा है एमआरपी। वैसे डिमांड्स तो मैंने लिख दी है, क्लोजिंग ओपनिंग लिखे हुए हैं। हाँ, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मैंने अपनी रेफरेंस के लिए लिखा था, आप कंफ्यूज ना हो इससे। ये मेरे को तो वहां वो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो आपके लिए मैंने ऊपर से डाला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये अपनी रेफरेंस के लिए लिखा था। तो यू कैन पॉज द वीडियो, आप अपने आप ये एमआरपी बना के देखिए, देन विल टेल यू विद इट। 325 का ओपनिंग, कोई डिमांड तो नहीं है, तो 325 का क्लोजिंग। आज क्लोजिंग 325 है तो कल ओपनिंग भी क्या होगा 325।
325 ओपनिंग है और 300 की डिमांड है, 300 सप्लाई कर दो, आपके पास बचेगा कितना, ओनली 25। क्लोजिंग 25, ओपनिंग 25। फिर जब आपने ओपन किया और कुछ भी डिमांड नहीं है तो अगेन क्लोजिंग 25, नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग 25। अब वहां फंस गए कि 25 का हमारे पास स्टॉक पड़ा है लेकिन डिमांड आ गई 300 की, तो अब ये 300 कैसे सप्लाई हो, कुछ रिसिप्ट्स चाहिएंगी। रिसिप्ट्स हम ऑर्डर कितने का प्लेस करते हैं, 400 का, इसका मतलब मैं यहां पे एक 400 की रिसिप्ट ला सकता हूं, लेकिन ये 400 की रिसिप्ट आए इसके लिए मेरे को एक ऑर्डर भी तो प्लेस करना होगा। वो ऑर्डर कब प्लेस होता है, इफ यू सी, अब इधर लगा दिया मैंने क्वेश्चन, तो इफ यू सी वो ऑर्डर कब प्लेस होता है, एक वीक पहले, क्योंकि लीड टाइम इज 1 वीक, तो 400 का इधर क्या हो जाएगा, एक वीक पहले ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसका नतीजा क्या हुआ, 400 प्लस 25, 425, उसमें से 300 सप्लाई कर दिया, 425 में से 325 सप्लाई कर दिया, तो बचा कितना, 125। तो इधर 125 का ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि जो इधर क्लोजिंग है वो आगे ओपनिंग होगा, कुछ भी डिमांड नहीं है तो वही क्लोजिंग बन गया, आगे वही ओपनिंग हो गया, वही क्लोजिंग हो गया, आगे भी वही ओपनिंग हो गया। अब वापस से हम वहां कहां पहुंच गए कि 125 तो मेरे पास स्टॉक पड़ा है लेकिन 300 की डिमांड है, तो ठीक है, एक 400 की रिसिप्ट लाई जाए। वो रिसिप्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है पहले, एक वीक पहले, क्योंकि लीड टाइम इज 1 वीक। तो 400 एंड 125, 525, उसमें से 300 सप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 225। यही 225 का अगली बार ओपनिंग हो जाएगा, और क्योंकि कोई नई डिमांड नहीं है तो यही क्लोजिंग बन जाएगा। और जो अब हमारे खाली सेल्स रह गए हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ कोई रिसिप्ट्स मैं नहीं चाहता हूँ, कोई ऑर्डर्स भी नहीं चाहता हूँ। इज दैट फाइन? फर्स्ट लेवल डन, ड्रिवन बाय एमपीएस, एमपीएस ने ड्राइव किया। सेकेंड लेवल डन, ड्रिवन बाय फर्स्ट लेवल की डिमांड, 300 300 300, ये भी 300 होता लेकिन क्योंकि 2 हैंडल बार्स चाहिए होते हैं इसलिए 600 बन गया। नाउ वी आर ऑन टू थर्ड लेवल, वॉल्स एंड वॉल हाउसिंग। इनसे ऊपर कौन है, वॉल एंड वॉल हाउसिंग से ऊपर कौन है, वॉल्स हैं उससे ऊपर। तो इसका मतलब इनकी डिमांड को कौन ड्राइव करेंगे, वॉल्स के ऑर्डर। जैसे इनके लिए डिमांड कौन बने, इनसे ऊपर वाले ऑर्डर। इनके लिए डिमांड कौन बनेंगे, इनसे ऊपर वाला ऑर्डर। इनसे ऊपर कौन है, वॉल्स है, वाल्व असेंबलीज। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर देखिए, वॉल्स एंड वाल्व हाउसिंग से ऊपर कौन है, वाल्व असेंबली। वाल्व हाउसिंग कोई नहीं मांगता मार्केट में, वाल्व हाउसिंग मांगी जाती है, वाल्व असेंबली मांगी जाती है। जब वाल्व असेंबली का ऑर्डर आता है तो फिर हम इसकी डिमांड करते हैं कि लाओ 400 जब असेंबलीज बनानी है तो उसके लिए कुछ वॉल्स चाहिए, कुछ हाउसिंग चाहिए, बनाया जाए। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं ये इनके लिए डिमांड्स बन गए। अगेन ये डिमांड कहां से आई, एमपीएस से। इनकी डिमांड कहां से आई, सेकंड लेवल की, फर्स्ट लेवल से। थर्ड लेवल की डिमांड कहां से आएगी, सेकंड लेवल से। और सेकंड लेवल में भी कौन, सिलेंडर हैंडल बार नहीं, ये किसकी सेकंड लेवल है, असेंबली से नीचे वाली लेवल है। इस लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ये किसके बाद है, वाल्व असेंबली के बाद। तो ये जो है ये हमारी डिमांड बन जाएगी, क्या बनी, 400। हाँ, फॉर ईच असेंबली एक वाल्व चाहिए और एक हाउसिंग चाहिए, तो वो 400 का ही रिलेशन रहेगा। डैश डैश ये वाला 400 मेरे को डिमांड बन गया, ये 400 मेरे लिए डिमांड बन गया, और सेम इसका भी है, डैश डैश 400 डिमांड बन गया, डैश डैश 400 डिमांड बन गया। तो डिमांड्स मिल गई। ओपनिंग स्टॉक्स क्या हैं और ऑर्डर साइज क्या है, मैं एक बार यहां से देख लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक्स क्या है हमारे, स्टॉक ऑन हैंड, वॉल्स का स्टॉक ऑन हैंड, वॉल्स का स्टॉक ऑन हैंड है 150, और वॉल्व हाउसिंग का स्टॉक ऑन हैंड है 350। और ऑर्डर साइज कितना कितना है, वॉल्व का ऑर्डर क्वांटिटी है 350 एंड 450, 350 एंड 450, हाउसिंग्स की है 450। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये मैंने मेरी कन्वीनियंस के लिए लिखा था। नाउ अगेन आई सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करें। अब हमारे को जब डिमांड्स मिल गई हैं, ओपनिंग स्टॉक्स मिल गए हैं, ऑर्डर साइज मिल गए हैं, वी कैन प्रिपेयर द एमआरपी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अब ये एमआरपी अपने आप बनाइए एंड देन विल टैली फ्रॉम हियर। फाइन।
और मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, जब तक आप पॉज करके बनाइए। तो 150 का जब ओपनिंग है, यहाँ कोई नई डिमांड नहीं है, तो 150 का क्लोजिंग, जो यहाँ क्लोजिंग है वो उधर ओपनिंग, कोई नई डिमांड नहीं है तो वापस से जो ओपनिंग बना वही क्लोजिंग, क्लोजिंग बिकम्स नेक्स्ट पीरियड्स ओपनिंग। अब वापस हम कहाँ पहुँच गए, 150 की मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है बट 400 की डिमांड है, तो फिर क्या किया जाए, रिसिप्ट लाया जाए। रिसिप्ट जब आती है कितने की आती है, 350 की। अब ये 350 की रिसिप्ट आए, इसके लिए आपको ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ेगा। लीड टाइम देखते हैं तो वॉल्स का कितना है, 1 वीक का लीड टाइम, मतलब 1 वीक पहले करना है। यहां एक था हमारे पास जिसका 2 वीक का लीड टाइम था, तो हमने 2 वीक पहले ऑर्डर किया। इन दिस केस सिंपली चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 वीक पहले ऑर्डर करना है, इसका मतलब यहां पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए 350 का। अब आपका सिनेरियो क्या है, 500 की आपके पास सप्लाई है, 400 की डिमांड है, सप्लाई कर दो, आपके पास क्लोजिंग बचेगा 100 का। 350 प्लस 150, 500 मेरे पास है, 400 की डिमांड है, सप्लाई कर दिया, 100 क्लोजिंग, तो 100 इज ओपनिंग, 100 इज क्लोजिंग, 100 इज ओपनिंग, 100 इज क्लोजिंग, 100 इज ओपनिंग। अब फिर से हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आई ओनली हैव 100 यूनिट्स, जबकि डिमांड इज 400 यूनिट्स। तो कोई बात नहीं, एक रिसिप्ट मंगाते हैं कितने की, 350 की। इसका ऑर्डर साइज कितना है, 350। ये कहाँ से आ रहे हैं ये नंबर्स के कितने मंगाए जाएंगे, फ्रॉम ऑर्डर साइज, कि भाई आपको ज़रूरत पड़ गई, यू हैड ओनली 100 जबकि डिमांड वॉज 400, आपको ज़रूरत पड़ी। अब जब आप मंगाना है तो आप अपनी इच्छा से नहीं मंगाओगे कि भाई जितना गैप है वो मंगा लें। वो जो कंपनी पॉलिसी है, जो EOQ या जैसा भी ऑर्डर डिसाइडेड है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 350, आप उतना ही मंगाओगे। तो 350 मंगा लिया हमने, 350 एंड 150 इज 450, 400 सप्लाई कर दिया, तो बचा कितना, 50। यही क्लोजिंग आगे जाकर के ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कंप्लीट। हाँ, ये एक चूक गया हमसे कि 350 का जब रिसिप्ट चाहिए तो 350 का एक ऑर्डर भी प्लेस करना होगा 1 वीक पहले। सॉरी, ग्रीन से करना है। ये जो खाली सेल्स रह गए इनमें हम कह सकते हैं कि हमारे को ना कोई ऑर्डर चाहिए ना कोई रिसिप्ट चाहिए। होपफुली ये आपका टैली हो गया होगा। इसको भी मैं कर लेता हूँ, आप भी अपने आप कर लीजिए, भी टैली कर लेंगे। 350 ओपनिंग, नो डिमांड, 350 क्लोजिंग, यहां आके फंस गए। मेरे पास स्टॉक ऑन हैंड कितना है, 350, जबकि डिमांड है 400 की। तो अब कुछ माल मंगाया जाएगा, कुछ कितना मंगाया जाएगा, 450। ऑर्डर साइज इज 450। जब भी आप मंगाते हैं कितना मंगाते हैं, 450। तो इसका मतलब रिसिप्ट आ गई 450 की। ये रिसिप्ट हो मेरे पास 3rd वीक में, इसका मतलब मेरे को 2nd वीक में एक ऑर्डर डालना था। तो 2nd वीक का ऑर्डर कितने का हो गया, 450 का, राइट। तो ये 450 का ऑर्डर डाला, यहां पे 450 की रिसिप्ट हो गई। अब टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 800 का मेरे पास टोटल सप्लाई हो गई, और 400 मेरे को देना है। तो 800 में से 400 तो दे देंगे, बचेगा कितना, 400। आगे ओपनिंग इज 400, क्लोजिंग इज 400। अब यहां पे नई डिमांड आई है, तो 400 मेरे पास पड़ा है, 400 की डिमांड है, आई विल सप्लाई देम। और मेरे पास क्लोजिंग क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जब आज कुछ नहीं है तो कल ओपनिंग नथिंग। यहाँ पूरा एग्जॉस्ट हो गया, और मैं क्यों मंगाऊं जब आगे डिमांड नहीं है तो इसलिए भी आगे कितना है, 0 ही चलता रहेगा। अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं कि इसके अंदर एक ही बार एक ऑर्डर गया, दिस इज आवर MRP। वी हैव MRP फॉर all 6 items, first level, second level, and these 2 constitute our 3rd level। ये मैं फिर से हटा देता हूं क्योंकि ये मेरी रेफरेंस के लिए ही था। These are MRPs। और इस MRP का अल्टीमेट आउटपुट क्या है, ये सिलेंडर, जो भी डिपार्टमेंट सिलेंडर बना रहा है, उस सिलेंडर डिपार्टमेंट को अब पता पड़ गया है कि मेरे को 2nd वीक में 450 सिलेंडर चाहिए, 5th वीक में 450 सिलेंडर चाहिए। अब आपका जो प्लान है उस हिसाब से प्लान कीजिए और बनाइए। इस दिन असाइनमेंट सबमिट करनी है, अब आपको पता पड़ गया कौन सी असाइनमेंट कब सबमिट होने वाली है, कितने पेजेस की होगी। नाउ गो अहेड एंड प्लान फॉर इट, फाइन। तो ये हमारा हो गया MRP कि कब कौन सी चीज चाहिएगी। ये एक्चुअली एक रिवर्स प्लानिंग थी कि इस दिन ऐसा हो जाए, इसके लिए शुरू कब करना है।
इस दिन 450 मिल जाए, इसके लिए ऑर्डर कब करना है। ये 450 क्यों चाहिए, जिससे मैं ये 300 कर सकूं। ये 300 क्यों चाहिए, जिससे मैं ये 140 और 200 कर सकूं। तो अब हम यहां देखें, पूरी एक रिवर्स प्लानिंग हो गई है। ये 450 क्यों होगा, जिससे ये 400 फुलफिल हो सके। ये 400 फुलफिल होने से क्या होगा, ये 400 फुलफिल हो जाएगा। ये 400 फुलफिल होने से क्या होगा, ये 300 फुलफिल हो जाएगा। इस 300 से ये 300 फुलफिल हो जाएगा। इस 300 से ये 140 200। इसका मतलब हमने बॉटम अप बना दिया इसको। हमने शुरू तो टॉप से किया था, लेकिन अब मेरे को लोएस्ट लेवल के ऑर्डर्स पता है। वो ऑर्डर्स अपने आप फ्लो होते जाएंगे, ये लोग अपने अपने टाइम पे काम करते जाएंगे, ये अपने वॉल्व हाउसिंग्स और वॉल्स बना करके भेज देंगे, वॉल्स असेंबली बन जाएगी, वॉल्व असेंबली के बाद ये तीनों आ जाएंगे तो एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। सो दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के। So this is it for our very first question on MRP, material requirement planning. In days to come, we will take at least 2-3 more questions on MRP. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन देखने में इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि इतना सारा लिखा हुआ है, यही सब क्या है। तो वी विल ट्राई 2-3 डिफरेंट क्वेश्चंस। हाँ, एक तो अपन बिल्कुल सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के देखेंगे, और उसके बाद कुछ EOQ टाइप के क्वेश्चंस ले लेंगे। जैसे यहाँ तो हमारे को ऑर्डर साइज दिया हुआ था 350, 450, 400, ये ऑलरेडी गिवन थे। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी लेंगे जिसमें दिए हुए नहीं होंगे, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दैट विल बी इन डेज टू कम। फॉर नाउ दिस इज इट फॉर आवर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.